झाड़ियों के पीछे है क्या? तू वहाँ क्या करने जाती है? चली जा कहीं। कहाँ चली जाओ दीदी? और तू ऐसा क्यों कह रही है? 2 बच्चियों की इस तरह से मौत का केस ऐसे ही दबने वाला नहीं था। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। ये कहानी 2 बहनों की है जिनकी महज 3 महीने के अंदर एक ही घर में एक ही पंखे से लटक कर मौत हो गई। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि एक ही घर की 2 बच्चियों को इतनी कम उम्र में अपनी जान गंवानी पड़ी? पद्मा, तुम रो काहे रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बता ना दीदी, वहाँ झाड़ियों में क्या करने गई थी? वो थोड़ा चक्कर आ रहा था ना, उल्टी जैसा लग रहा था, इसलिए हम वहाँ चले गए थे। बट अब ठीक है। पर उल्टी करने के लिए झाड़ियों में जाने की क्या जरूरत है? यही कहीं कर लेती ना। कितना बकबक करती है अभी। चल घर जल्दी, देर हो रही है। क्या है रे? मैंने ना मीना के साथ में पकड़ा पकड़ी खेलनी है। चल निकल यहाँ से। हट मीना, आजा। समझ नहीं आ रहा है? जा। बापू मैंने मीना के साथ में पकड़ा पकड़ी खेलनी है बापू। आज कितना अच्छा लग रहा है ना दीदी? क्यों, क्या हुआ? सब्जी अच्छी है? नहीं दीदी, आज घर में शराब की बदबू ही नहीं है। भगवान करे दुनिया से शराब ही गायब हो जाए। क्यों, तुझे क्या इतनी दिक्कत है शराब से? है दिक्कत मुझे। देखा नहीं क्या, बापू कैसे शराब पी के चिल्लम चिल्ली करते रहते हैं। पद्मा, अगर तेरी शादी भी अम्मा की तरह किसी ऐसे आदमी से हो जाए जो लड़ाई झगड़ा करता हो, दारू पीता हो, तो तू क्या करेगी? मैं उसे शराब पीने ही नहीं दूंगी। दारू फेंककर गिलास में पानी भर दूंगी। वैसे भी शराबी को क्या पता चलने वाला है कि वो क्या पी रहा है। दीदी, मेरा खाना हो गया, मैं हाथ धोकर आती हूँ। अरे हमारा वाला तो और बड़ा है। अरे गजेंद्र भाई, बात तो सुनो। मैंने अपने सेठ पे एक दिन की छुट्टी मांगी, फिर क्या हुआ? ससुरे ने कुत्ते जैसा मुंह बना लिया। जी में आया कि लात मार दूं उसको और उसकी नौकरी पे। साला झूठा बहादुर का किस्सा सुनाना कब बंद करोगे भाई? आदत है, जाएगा थोड़ी। इतना कैसी है मीना बेटी? हैं? पढ़ाई लिखाई सब ठीक है? स्कूल में कोई दिक्कत विक्कत हो तो बता दिए। चाचा बेटा है तेरा। ए सुनील बाबू, चाचा भतीजे का लाड दुलार हो गया। हाथ उगले 100 उठा लो। हाँ, तू क्या कर रही है? जाके चखना ले। आइए नीचे बैठते हैं। आराम से अपना पकड़ो जरा। दीदी, क्या ढूंढ रही हो? चना ढूंढ रही हो क्या? मैं लाती हूँ। मैं स्कूल ले गई थी तुम्हें। अपने बाप का माल समझ के ले गई थी स्कूल चखना हमरा? बाप का नहीं, अम्मा का माल समझ कर लेकर गई थी। आप तो अपने सारे पैसों की दारू पी जाते हो। अम्मा ही मजदूरी कर कर घर चलाती है। ज्यादा जुबान चलाई ना, जबान खींच के गले में लपेट देंगे। बाबू छोड़ दो उसको। बाबू छोड़ दो उसको, अब से नहीं लेगी आपकी। लो अपना चखना, जाने दो इसे, बच्ची है। बच्ची है, जबान देखा इसका, गज भर लंबी है। समझा दी इसे,
सौतेला है सही, लेकिन बाप हूँ इसका। ठीक है। क्या गलत बोला मैंने? चुप एकदम, वहां जबान चलाती है, चल जा यहाँ से। चलिए चलो। अरे लो भाई, अरे ये तोहफा हम खास तुम लोगों के लिए दिल्ली से लेके आए हैं, लो। अरे क्या हो गया? आशा कुछ बोली है तुम लोगों को? नहीं बोली है तो बताओ हमको, कुछ बोली है? तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अरे लेने नहीं आए हैं, देने आए हैं। ये देखो, अपना कमाई से हम तोहफा खरीदे अपने बेटियों के लिए, वही देने के लिए आए हैं। अपना तोहफा उठाओ और दफाओ यहाँ से। मेरी बेटियों के आसपास मत भटकना। कहाँ तुम्हारी बेटियां हैं? आसमान से टपकी हैं क्या तुम्हारी बेटी? हम पैदा किए हैं, बाप है इनके सगे, अपनी बेटियों को तोहफा भी नहीं दे सकते हैं अब हम। तुम्हारी बेटियां थी पर अब नहीं है, वो मेरी और गजेंद्र की बेटियां हैं अब। और सुनो, अपनी भलाई चाहते हो ना तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना अभी हम शोर मचाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, तो काहे लाट साहब बन रही हो तुम? और तुम लोग चिंता मत करना बेटा, बाप है तुम लोग के। मत, जाओ, फसलो मत, जाओ यहाँ से। चलो तुम लोग भी स्कूल जाओ, चलो। अच्छा मीना बनने से चुरी थी ना, अब मैं भी चूंगा। चिल्ला क्यों रही है? लड़की को छोड़ दे रहा। चलना चलना, छोड़ हमें, आजा। हाथ छोड़ मेरा। छोड़। अरे अंकल, क्या हो गया अंकल? बावड़ा साला लड़का। भाई साहब, अरे क्या करने लग रहे हो भाई साहब? अरे बावड़ा है, दिमाग क्या हो गया इसका? ये बालक ने रोड पे छोड़ोगे यो लड़की पकड़ने के लिए? अरे दिमाग ठीक ना है इसका, बावड़ा है थोड़ा सा। चल, कितनी बार मना किया, घर से बाहर मत निकल। दीदी, तू ठीक है ना? ये बावला छूट कैसे गया? बाबा आपकी बहन। ओ बाबा पिक्चर देख रहा था मैं। अरे भाई सुनील, अब समझ आया हमारे आने का पता क्यों ना चला तन्ने। अरे कौन है भाई ये? पद्मा, पद्मा, यहाँ क्या कर रही है तू? चल घर चल। अब क्या करने जाती हो वहाँ? कुछ नहीं, प्लीज घर चल। कौन है वहाँ? कोई नहीं है पद्मा, तुम घर चल। दीदी तू बताए काहे नहीं रही है? झाड़ियों के पीछे है क्या? तू वहाँ क्या करने जाती है? डरती क्यों है उस रास्ते से? तू चुप हो जा, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलियो, मुझे पता है तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। कैसे बताऊँ तुझे? तू नहीं समझेगी, बहुत छोटी है तू। छोटी नहीं हूँ मैं, सब समझ आता है। देख, या तो तू अम्मा को बता दे या फिर मैं बता दूंगी। कैसे बताऊँ अम्मा को? कोई फायदा है? तूने देखा है ना अम्मा हमारे साथ कैसे रहती है। अगर हम उनको बता भी देंगे ना तो भी वो विश्वास नहीं करेंगी। अरे 6 बज गए और अब तो अम्मा आती होगी और आते ही मुझे डांट पड़ जाएगी। अभी तक मैंने सब्जी भी नहीं बनाई। ये ले झोला और जा जल्दी से कद्दू लेके आ। हाँ, और ये ले पैसे। जा जा जल्दी जा जा। दीदी वो कद्दू
बच्चे, ये तूने क्या किया मीना? मीना, मेरी बच्ची मीना, मीना मेरे बच्चे। मीना, ये तूने क्या कर? साइड में जा। अरे भाई मीना, तोमर, बॉडी में नीचे उतारो। मीना, मीना मेरी बच्ची छोड़ो मुझे, मीना का बाल आ रहा है, मीना का बाल। दीदी ने मुझे सब्जी लाने के लिए मार्केट भेज दिया था, पर जब मैं आई दीदी पंखे से। मीरा मेरे बच्चे, तोमर, किसी पे शक करने का कोई मतलब ही ना है। साफ साफ है आत्महत्या का केस है वो। नहीं साहब, नहीं साहब, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मत नहीं कर सकते साहब, उन्हें नहीं क्या कर रही हो? सही तो कहने दरोगा जी। मीना ऐसा नहीं कर सकती, मीना ऐसा नहीं कर आत्महत्या का ही सकती। केस है। नहीं नहीं नहीं, मीना ऐसा नहीं कर सकती। सर हमने पूरा का पूरा घर चेक कर लिया, लेकिन कहीं कोई सुसाइड नोट जैसी चीज़ नहीं मिल रही और ना ही कोई क्लू है, ना कोई एविडेंस है सर। ठीक सर, बॉडी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर जी, मीना की पीएम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 25 तारीख को शाम को 5:30 से 7 के बीच फांसी लगाने से और गले की हड्डी टूटने की वजह से हुई है। देखा, मैंने कहा था ना ये केस आत्महत्या का है। सर रिपोर्ट में एक और बात सामने आई है, मरने से पहले उसके साथ रेप हुआ है। उसकी बॉडी से सीमन के सैंपल मिले? नहीं सर, ऐसा लगता है रेपिस्ट ने कॉन्डोम यूज किया है, इसलिए कोई सैंपल नहीं मिला। अरे गई भैंस पानी में, अब लागेगी बत्ती। यो ले, शुरुआत भी होगी। जी सर, ये भी आए सर, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वैसे केस तो सुसाइड का ही है जी। झूठ मत बोल, मन्ने पता है कि पीएम रिपोर्ट में क्या आया है। इसलिए मकारी दिखानी छोड़ और क्या करना है ये सोच, और जल्दी सोच, नहीं तो वो एनजीओ फेनजीओ वाले हैं ना, तुम्हारे और मेरे दोनों के घर के बाहर ना धरना दे देंगे, मिट्टी पलीद हो जाएगी। यो तो मैं भी जानूँ सर, पर बेरा ही नहीं पाट रहा, के करूँ के ना करूँ, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। रिश्वत दे के भर्ती हुआ है कि दिमाग है नहीं और पीआई बना बैठा है। अरे किसी ऐसे आदमी को उठा जो अपना बचाव भी ना कर सके और जनता जनार्दन जो है ये एक्सेप्ट भी कर लेवे कि बलात्कार उसी ने करा होगा। समझ में आया या और डिटेल में समझाऊं? घना चोखा आइडिया दिया सर आपने, और मेरे दौरे एक बंदा ऐसा भी है जो बोलेगा तो बहुत कुछ और कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। देख बापू, ये अंकल कितने अच्छे हैं, खोल रहे हैं उन्हें। साहब एक बार मेरी बात तो सुन लो, गलत फहमी हो गई कुछ ना कुछ। साहब इसने पूछना क्या बालक है? मैं नहीं जाऊंगा इनकी, पप्पू मैंने बचा ले, पप्पू गलत कर रहे हो साहब आप। अच्छा ना हो जाए। अरे साहब मेरी बात तो सुन लो एक बार, ये सब मामले हो गए साहब, आपको गलत फहमी हुई है साहब। साहब मेरी बात सुन लो साहब, कुछ ना किया मेरे साहब, मेरी बात सुन लो। पद्मा, 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 पद्मा। दीदी, तू कैसे आ गई यहाँ? मैं यहाँ तेरे लिए आई हूँ पद्मा, ये बताने के लिए कि ये जगह तेरे लिए ठीक नहीं है। तू भाग जा यहाँ से, चली जा कहीं। चली जाओ? कहाँ चली जाओ दीदी? और तू ऐसा क्यों कह रही है? देख, ज्यादा सवाल जवाब मत कर, मैं कह रही हूँ ना, भाग जा। दीदी कहाँ जा रही है? दीदी रुक जाओ दीदी, चली जा कहीं। दीदी दीदी। सर एक बुरी खबर है। क्या हो गया? उमेश की मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से उमेश नपुंसक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। मैंने ना
मीना के साथ में पकड़ा पकड़ी खेलनी है। मतलब वो रेप कर ही नहीं सकता। जय हिंद सर। जय हिंद सर जी। हमने वो मीना के घर के आस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि उसकी छोटी बहन पद्मा है, बहुत होशियार बच्ची है और उसके फादर से उसकी बिल्कुल बनती नहीं है। उससे पूछताछ करते हैं, शायद उसको कुछ पता हो, कोई आइडिया मिले। सिर्फ अम्मा की वजह से मैं गजेंद्र बापू को बापू बुलाती थी, वरना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो उनसे कभी बात भी ना करूं। क्यों? ऐसा क्या कर दिया गजेंद्र बापू ने? वो और उनके दोस्त राधेश्याम अंकल और सुनील अंकल रोज हमारे घर पर आके दारू पीते थे। और तो और एक रात मैंने देखा कि बापू दीदी के साथ ये क्या कर रहे हो? छोड़ो दीदी को, छोड़ो वरना अम्मा को बता दूंगी। तू ठीक है ना? स्कूल के रास्ते में जो झाड़ी पड़ती है ना, वहाँ से जाते हुए भी दीदी बहुत डरती थी। मैंने कई बार उन्हें झाड़ियों से रोते हुए निकलते देखा है। मैंने उससे पूछा भी था कि वो वहाँ क्यों जाती है, झाड़ियों के पीछे है क्या, तू वहाँ क्या करने जाती है, डरती क्यों है उस रास्ते से? तू चुप हो जा, ऐसा कुछ नहीं है। पर उसने कुछ बताया ही नहीं। तोमर रोक ले। रोने धोने से कोई फायदा ना होने वाला है, लेकिन कबूल कर लेगा ना तो फायदे में रहेगा। और मैंने सब बेरा से तेरे खर्चे, तेरे चर्चे, तेरे किस्से कहानी सब जानूँ मैं। और ये भी जानता हूँ कि तैने ही वो छोरी मीना का रेप किया है। इसकी वजह से शर्म के मारे आत्महत्या कर ली उसने। मेरा सौतेले ही सही, हम बाप तो है ना उसके साथ, सगी बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं। तो फिर पद्मा ने जो देखा था वो क्या था? साहब वो ये बात सच है कि अब पूरा ज्यादा पी लिए रहे। फिर जब घर आए तो मीना आशा की चादर में सो रही थी। हमको समझ में नहीं आया, हम तो सोचे कि आशा है, लेकिन जब पद्मा ने चिल्लाया तो हमको मालूम चल गया था कि मीना है। बहुत शर्म आ रही थी साहब। मेरे आदमी ने जानबूझ के कुछ नहीं किया, वो दारू के नशे में उससे हो गया था। मुझे उसने सब कुछ सच सच बताया साहब। 5 साल हो गए हमारी शादी को। उसने गलत तरीके से छूना तो दूर की बात है, उसने इधर से देखा भी नहीं होगा कभी बच्चियों को। साहब माँ हूँ मैं उनकी, ऐसा कुछ होता तो क्या मैं बर्दाश्त करती? ठीक है, गजेंद्र ने ना किया तो फिर किसने किया? क्योंकि मीना का बलात्कार तो हुआ है। मैं कैसे बता सकती हूँ साहब किसने किया? हाँ बस इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि जो कोई भी है इंसान का बच्चा नहीं है साहब। मेरी बच्ची के साथ इतना गंदा काम किया। ठीक है, जाओ। कितने गिरे हुए आदमी हो तुम? तेरे को शर्म नहीं आती इतनी गंदी हरकत करते हुए? इसमें बेशर्मी की क्या बात है आशा? बोलो, हमारी मीना को तो तुम लोग खा गए, अब क्या चाहते हो? पद्मा को भी हमसे छीनना चाहती हो? चुप एकदम। अम्मा झगड़ा मत करो, हमें जाना है। और नहीं, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, हम है ना तेरे पास। हम डर नहीं रहे, हमें खुद जाना है। पद्मा चलो। बेटा देखा, ये है हमारी बेटी जो हमारा दर्द समझती है। तू चिंता मत कर बेटा, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे, हैं? मीना के दोषियों को सजा दो, बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी लो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। सर गजेंद्र के खिलाफ कोई सबूत तो है ना हमारे पास, और उमेश को ज्यादा दिन तक जबरदस्ती अंदर रखेंगे तो उल्टा हम फंसेंगे सर। राठी, अब हम कानून बनाने वालों को तू बतावेगा कानून क्या है। देख, आखिरी बार बोल रहा हूँ, किसी सुटेबल आदमी को पकड़ और जल्दी से अंदर डाल, और एक बात अपने भेजे में डाल, अगर मेरी कुर्सी गई ना तो तुम्हारी नौकरी भी बचने ना दूंगा। हाँ समझ रहा हूँ सर। मीना के दोषियों को दंड दो, बलात्कारियों को सजा दो। साहब हम कुछ नहीं किए साहब, हमारा बात का विश्वास कीजिए साहब, हम कुछ नहीं किए साहब, हमारा बात का विश्वास कीजिए साहब, हम कुछ नहीं किए साहब।
पद्मा, मेरा बच्चा, तू आ गई बच्ची, मेरी बच्ची। अपनी माँ को छोड़ के वापस तो नहीं जाएंगे ना फिर से? मैं पानी लेके आती हूँ। बेल मिल गई है, केस भी 2-4 हेयरिंग में खत्म हो जाएगा। धन्यवाद साहब। शर्म नहीं आई अपनी बेटी की उम्र के बच्चे के साथ ऐसा गंदा काम करते हुए? कुछ तो बताइए, एक आरोपी फांसी लगाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हो। अरे बताइए, एक निर्दोष बताइए। सर बताइए। खड़े खड़े क्या करो तुम लोग? उतारो इसने। जी सर। सर बताइए सर। तमाशा चल रहा है, चलो अपना काम करो। सर बताइए सर। अरे सर सोहना गांव फिर एक बार सुर्खियों में। मीना गौड़ बलात्कार केस के आरोपी राधेश्याम तिवारी ने पुलिस स्टेशन के सामने लगा दी है फांसी। पुलिस शक के घेरे में, क्योंकि पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। अरे वो राधेश्याम। मीना के केस के मेन एक्यूज्ड राधेश्याम ने मीना की तरह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और मरने से पहले यह लिखकर गया था कि मैं रेपिस्ट नहीं हूं। क्या यह राधेश्याम के निर्दोष होने का सबूत था, या फिर वो क्राइम करने के बाद सिर्फ अपनी जिल्लत भरी जिंदगी से मुक्त होना चाहता था? पर उससे भी बड़ा सवाल यह था कि पद्मा ने आत्महत्या क्यों की। 2 बच्चियों की इस तरह से मौत का केस ऐसे ही दबने वाला नहीं था, इसलिए हायर अथॉरिटीज ने एक SIT का गठन किया इस केस को सॉल्व करने के लिए। सर, ये वो पंखा है जिस पे हमारा दोनों बेटी लटक कर अपना जान दे दी। वो स्टूल कहाँ है जिस पर चढ़कर दोनों बच्चियों ने फांसी लगाई थी? कुछ जरा नापो, इसकी हाइट कितनी है? सर 1 फुट 8 इंच। शर्मा, दोनों लड़कियों की हाइट लगभग सेम ही है। जो फाइल हमें भेजी गई थी उसके हिसाब से पुलिस को जब मीना की बॉडी पंखे से लटके मिली, उसके पैर जमीन से 1 फुट 10 इंच ऊपर थे, जो कि स्टूल की हाइट से मैच करता है। मीना तो पॉसिबल है कि उसने सुसाइड किया हो, पर यह पॉसिबल नहीं है कि पद्मा ने भी सुसाइड किया हो। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? अब देखो, पुलिस को जब पद्मा की बॉडी पंखे से लटके मिली तो उसके पैर जमीन से 2.5 फुट ऊपर थे। मतलब पद्मा स्टूल पर खड़ी होकर पंखे तक पहुंच ही नहीं सकती थी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसने सुसाइड किया हो। मतलब सर, पद्मा ने सुसाइड नहीं किया, वो खुद नहीं लटकी है, उसे किसी ने लटकाया है। अरे तुम खड़े हो जा। और साहब, जैन साहब, वो आप लोग कल आने वाले थे ना, तो इंतजाम नहीं हो पाया स्वागत का। अरे साहब के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम कर, बढ़िया बड़ा बढ़िया एकदम। और रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग अपना काम ठीक से करते तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मीना, पद्मा और राधेश्याम तीनों केस की फाइल्स और सारे एविडेंस हैंड ओवर कर दो, हमारे लिए एक रूम रेडी कराओ
और तुम्हारा एक कांस्टेबल भी हमें चाहिए। जी जी। ये मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या मजाक है? और कौन है ये डॉक्टर शुक्ला जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है? मुझे अभी के अभी शुक्ला से मिलना है। कहाँ मिलेंगे ये? वो सर पद्मा की बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वही हैं डॉक्टर तो आज। वहीं जाके मिलते हैं इनसे, जरा देखे तो सही कितना एक्सपीरियंस है ना पोस्टमार्टम का। एकदम मजाक बना के रखा है पोस्टमार्टम को। चलिए मिलवाइए। सर तो पद्मा का पहले गला घोटा गया है, फिर उसे पंखे से लटकाया गया। इसका मतलब पद्मा का मर्डर हुआ है। जी। और वो मीना, उसकी मौत कैसे हुई थी? सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने कोई झूठी रिपोर्ट नहीं बनाई। मीना ने सचमुच फांसी लगाई थी और उसके गले की हड्डी भी टूटी हुई थी। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि मीना सेक्सुअली एक्टिव थी, और साथ ही आप ही ने उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि मरने से पहले उसके साथ रेप हुआ था और उसका हाइमन ब्रेक हुआ था, मीन्स वो वर्जिन थी। तो जरा समझाएंगे हमें कि एक ही समय में एक लड़की सेक्सुअली एक्टिव कैसे थी और वर्जिन कैसे थी? वो सर शर्मा, चलो डॉक्टर साहब को अरेस्ट करके थाने ले चलो, वहीं पूछताछ कर। सर एक्सक्यूज मी सर वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा था। राजेंद्र टोकस जी ने मुझसे जबरदस्ती लिखवाया था कि मीना सेक्सुअली एक्टिव थी। पर आपने वो जो एनल सेक्स के बारे में लिखा था, वो किसके कहने पर लिखा था? नहीं सर, वो झूठ नहीं था। मीना के रेप और उसके मरने से पहले उसके साथ पिछले काफी समय से अननेचुरल सेक्स किया जा रहा है। ये राजेंद्र ने मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये झूठ क्यों लिखवाया कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी? इसका मोटिव क्या हो सकता है? ये डॉक्टर शुक्ला ने मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि उसके साथ एनल सेक्स, बड़ा अननेचुरल सेक्स हो रहा था, जिसे वो बेचारी झेल भी रही थी। लेकिन उसकी मौत से ठीक पहले उसके साथ रेप हुआ था और शायद इसी वजह से उसने सुसाइड किया है। सर, पर मेरे ये समझ में नहीं आया कि पद्मा का मर्डर क्यों हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पद्मा का तो रेप भी नहीं हुआ, फिर कौन और क्यों पद्मा को मारेगा? और मारा इस तरह कि सबको ये लगे कि पद्मा ने सुसाइड किया। शायद इसका रीजन कुछ और हो, शायद उसे पता हो कि मीना के साथ रेप किसने किया है और इसीलिए उसे मार दिया गया। और ये तो क्लियर है कि वो रेप राधेश्याम ने तो नहीं किया है, क्योंकि रेप के झूठे इल्जाम और बेइज्जती की वजह से उसने सुसाइड किया। सर अगर ऐसा है तो उसके जिसने भी मीना का रेप किया, उसने पद्मा को इतने दिन बाद क्यों मारा? उसे ये डर नहीं था कि अगर पद्मा ने पुलिस को बता दिया वो जेल जाएगा? शर्मा, तुम शायद भूल रहे हो कि मीना की मौत के तुरंत बाद पद्मा अपने असली बाप कैलाश के साथ दूसरे शहर चली गई थी। तभी उस रेपिस्ट को लगा वो सेफ है, लेकिन जब वो वापस आई 2 तारीख को, उसके बाद अगले ही दिन 3 तारीख को उसका मर्डर हो गया। इसका मतलब ये है कि कल्प्रिट यही कोई लोकल है, सोना का। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप तो करंट से भी तेज चल रहे हो। आप जानते क्या हो मेरे गांव के बारे में? कितना जानते हो जो आपने ये अंदाजा लगा लिया कि कल्प्रिट कोई लोकल ही होगा? राजेंद्र जी, मुझे आपके गांव के बारे में नहीं, अपने क्राइम और कल्प्रिट के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है। वो डॉक्टर शुक्ला जिसने मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये झूठ लिखा था कि मीना सेक्सुअली एक्टिव थी, उसने कन्फेस कर लिया है। और वो आपका लोकल पीआई राठी, उसका इस केस में कितना इन्वॉल्वमेंट है वो भी मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं। तो अब आप ये बताइए कि आप किसको और क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है इंस्पेक्टर साहब कि मैं किसी को बचाने की कोशिश ना कर रहा, बल्कि मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इस इलाके में जो क्राइम बढ़ता जा रहा है उसे रोका कैसे जाए, उस पर काबू कैसे पाया जाए ताकि माहौल जो है वो बिगड़ने ना पाए। हेलो, इधर कौन है ये? मेरा बेटा से विक्रांत। करता क्या? ऐश करता हूँ, तो दिक्कत है? नहीं, ऐश अगर इलीगल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना दिक्कत ही दिक्कत है। जब दिक्कत होगी तब देखी जाएगी। चलो चल। ऐश। शर्मा, ये मीना और पद्मा
इन दोनों की डिटेल्स निकालो और साथ में इस विक्रांत की भी। मुझे जानना है ये कौन सी और कैसी ऐश करता है। सर, मैंने पद्मा के दोस्तों से, टीचर्स से और उसके मोहल्ले वालों से पता किया। पद्मा ऐसी लड़की नहीं थी। वो काफ़ी बहादुर लड़की थी सर। मुझे नहीं लगता वो सुसाइड करेगी। सर, मीना के पड़ोस में एक दिमागी तौर पे कमजोर लड़का रहता है, उमेश। लोगों ने कहा कि वो मीना को छेड़ा करता था और एक आध दो बार उसे खींच के घर भी ले गया है। उमेश, ये वही लड़का है ना जो पद्मा के मर्डर से ठीक पहले पद्मा के घर में घुसा था और पद्मा पर अटैक किया था? जी सर। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली। पार्षद राजेंद्र का ड्राइवर सुनील, राधेश्याम और मीना के बाप गजेंद्र का काफी अच्छा दोस्त। तीनों साथ मिलकर गजेंद्र के घर पे शराब भी पिया करते। लेकिन जब से राधेश्याम ने सुसाइड किया है, ये सुनील गायब है, काम पे भी नहीं है। ढूंढो इस सुनील को और उससे पहले इस उमेश से मिलके आते हैं। साहब, बालक बुद्धि है मेरा उमेश। हाँ, एक दो बार जरूर खींच लाया था यो मीना को खेलने खातिर। मैंने मार भी लियो, पीट भी लिया, डांट भी लिया। अब बुद्धि हो तो समझ आवे ना इसे बात। इसे समझ में नहीं आता तो तुझे तो समझ में आता है ना। कहीं ऐसा तो नहीं इसके बहाने तूने उसका फ़ायदा उठाया हो? ये यहाँ उसे खींच लाया, तूने इसे यहाँ बांध दिया और बाद में मीना के साथ। जिसकी चाव कसम खाने को तैयार हूँ साहब। मरा मुँह देखूँ अपनी औलाद का। आप समझ नहीं सकते साहब, अपनी औलाद को ढोरों की तरह जंजीर तक बांधने में कितना जी पे जोर पड़े। ये एक दो बार जरूर उसे ले आया था यहाँ से, पर मैं घर में ना था उस वक्त। आप चाहो तो मोहल्ले वालों तो पूछ लो। सर, पूरा घर चेक किया, कुछ नहीं है। भूख और गरीबी के अलावा क्या मिलेगा साहब यहाँ से? मैं और मेरा छोरा दोनों बेकसूर हैं, निर्दोष हैं। जब तक असली अपराधी नहीं मिल जाता हमारी नज़र में कोई निर्दोष नहीं है। आई बात समझ में? सर, मीना और पद्मा दोनों के केस फाइल्स और एविडेंसेस को मैं चेक कर रहा था, तब पद्मा की केस फाइल में ये मिला है। जब पद्मा को फैन से नीचे उतारा जा रहा था, उसके हाथ में ये बाल के टुकड़े फंसे हुए मिले थे। पुलिस स्टेशन है या तबेला है? इस एविडेंस को फॉरेंसिक के लिए क्यों नहीं भेजा गया अभी तक? सर, वो शायद राठी सर भूल गए होंगे। भूल गए होंगे या जानबूझकर उन्होंने नहीं भेजा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस केस में जानबूझकर नहीं की हैं। शर्मा, इसे लो, इसे प्रायोरिटी बेसिस पे डीएनए टेस्ट के लिए भेजो और सारे सस्पेक्ट से मैच कराओ। सर जी, वो मदन भी हो सकता है। मदन? ये मदन कौन है? सर, लोकल गुंडा है, आवारागर्दी करता रहता है और कई बार तो स्कूल से आते हुए मीना को छेड़ता रहता था। मदन के बारे में जब इतना सब कुछ पता था तो उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया तुम लोगों ने? सर, मुझे भी अभी 3-4 दिन पहले ही पता चला है। दरअसल मेरी छोटी बहन है ना, वो मीना के साथ ही पढ़ती थी, उसी ने मुझे बताया। सर, वैसे भी मैं क्या कर सकता था जब राठी सर ने कोई एक्शन नहीं लिया तो? मतलब? सर, पद्मा ने राठी सर को बताया था कि मदन मीना को छेड़ता रहता है और स्कूल से आते वक्त रास्ते में जो झाड़ी पड़ती है ना, वहाँ से गुजरते वक्त मीना बहुत डरती थी और कई बार सर पद्मा ने मीना को उस झाड़ी से रोते हुए निकलते देखा था। सर, तुम लोग जाओ उस एरिया को चेक करो और वहाँ का डम डाटा निकलवाओ। सारे सस्पेक्ट से मैच करके देखो किसी की लोकेशन मैच होती है साहब, पद्मा तो बालक थी, मुझे तो मीना पसंद थी साहब जी, पर वो मैंने घास ही नहीं डालती थी। पद्मा की नहीं, मीना की बात कर रहे हैं हम। स्कूल आते जाते छेड़ता था ना तू उसे, और झाड़ियों के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म भी करता था। पद्मा ने वो करते हुए तुझे देख लिया, पद्मा को मार डाला तूने? ना साहब जी, मीना का मैंने सिर्फ 1-2 बार हाथ ही पकड़ा होगा और मैंने पद्मा को नहीं मारा साहब जी। किसी को नहीं मारा तूने? ये पद्मा के मर्डर के टाइम पे तेरे फोन की लोकेशन पद्मा के घर के पास में थी, समझा? अब बता। साहब जी, मैं मानता हूँ कि मैं उस दिन उस एरिया में था, पर साहब जी मैंने किसी को नहीं मारा। साहब जी, मैं तो वापस चोरी करने गया था। इससे पहले 1-2 बार चोरी भी करी है मैंने। वो क्या है कि वहाँ पर जो माँ बाप है वो मजदूरी करने चले जाते हैं, बच्चे स्कूल, तो मैंने जो भी दिखता है मैं उठा लेता हूँ, उससे मेरा खर्चा पानी चल जाता था। खर्चा पानी तो जरा बता रहा हूँ, बताता हूँ साहब जी, सच बोल रहा हूँ साहब जी। हाँ बता। साहब जी, मैं उस दिन नहीं गया था पद्मा के घर, क्योंकि मैंने देख लिया था कि आशा उमेश को मारने के लिए झाड़ू लेके पीछे पड़ी थी और पद्मा घर के अंदर ही थी। ऐसे में चोरी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। शर्मा, पद्मा के हाथ में जो बाल मिले उसका डीएनए इसके डीएनए से मैच कराओ जरा। सर,
तो जिस दिन मीना ने सुसाइड किया उस दिन विक्रांत की मोबाइल की लोकेशन पूरे आधे घंटे के लिए मीना के घर के आसपास की है, ठीक उसी वक्त जब पद्मा मार्केट गई थी सब्जी लाने। तो ये विक्रांत इसी को ऐश बता रहा था और उसका बाप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये झूठ लिखवाकर कि मीना सेक्सुअली एक्टिव थी अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था। सर, विक्रांत का ड्राइवर सुनील रंका अपने मामा के घर पे छुप कर बैठा था। जैसे पुलिस टीम पहुंची भागने की कोशिश कर रहा था, पर हमारी टीम ने दबोच लिया उसे। सर, पहले इस ड्राइवर को तोड़ते हैं, फिर इसके मालिक को। अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब जी, कुछ नहीं किया साहब जी। मैं चुप के को नहीं बैठा था, मामा की तबीयत खराब थी तो मिलने गया था। अच्छा, मामा के यहाँ गया था। शर्मा, इसकी तुड़ाई करो। नहीं, तेरे मामा को देखने आना पड़ेगा ना तुझे, एहसान भी उतर जाएगा। बता रहे हो। शुरू से बोल, एक एक बात। एक बात बता रहे हो साहब जी। साहब, हम गजेंद्र के घर दारू पीने जाया करे थे। मीना जज की थी, मैंने नजर ना हटती थी साहब जी उस पे थे। साहब, एक दिन हम दारू पीने लाग रहे थे। 4 बार बोले रहे साहब और चारों बार बोले उधर जाओगे तो कुतुआ काटेगा। मैंने देखी कि मीना नहाने जा रही है तो मैं बहाना बांध के वहां से निकल गया और चुपके से मीना की नहाते हुए की वीडियो बना ली। दोस्त की छोरी थी साहब जी, कर तो कुछ सके ना थे, तो वीडियो देख के मन बनाया करता था। एक दिन जब वीडियो देख रहा था तो विक्रांत ने आके वीडियो देखते हुए मैंने पकड़ लिया और उसने भी वो वीडियो देख ली। अरे कौन है भाई ये? साहब जी, मैं तो वीडियो देख के ही खुश था, पर विक्रांत को तो मीना को देख के बुरी तरह माँ चुकी थी। बड़े बाप की औलाद साहब, सुनने को तैयार को नहीं। नजर रखनी शुरू कर दी उसके घर पे। ये तो पता ही था साहब कि स्कूल से लौटने के बाद में दोनों छोरी घर पे अकेली हो गई। फिर उस दिन हमने देखा साहब जी, पद्मा थैला लेके बाहर जा रही थी तो हमें मौका मिल गया और हम घुस गए घर पे। कौन हो तुम? प्लीज छोड़ो मुझे अंकल, प्लीज छोड़ दो मुझे अंकल। अंकल, आप तो मुझे जानते हो। जा वीडियो बना जा। अरे रुक जा, अंकल कर रही। शुरू हो जा। अब्बा, अब्बा। मीना का नेकेड वीडियो देख के हमारा माथा घूम गया। मैंने वो कुछ भी करके चाहिए थी, कुछ भी। कुछ भी से तेरा मतलब है तो कुछ भी करेगा और तेरा बाप तुझे बचा लेगा? हाँ, अरे मारे खातिर ही तुम्हारे बापू ने राठी से बोल के 2 आदमी अरेस्ट करवाए थे मीना के रेप केस में। इसने भी तो पैसे लिए थे, तभी तो अंडरग्राउंड हुआ था ये। वो तो आप आ गए सर जी, तो भसड़ मच गई, वरना तो सब नॉर्मल ही था, ठीक ही चल रहा था। अच्छा, और तुझे अब तो समझ में आ गया ना कि तेरा बाप भी अब तुझे नहीं बचा सकता। और सुन, मीना का रेप करने से पहले तूने उसके साथ कई बार अप्राकृतिक संबंध बनाए थे, हैं? बोल। क्या बोल रहे हो सर जी? प्योर मर्द आदमी हूँ, सब गंदे शौक में ना रखता। हाँ, उस दिन पहली बार और आखिरी बार मैंने मीना के साथ सेक्स किया था, वो भी तबीयत से, नॉर्मल तरीके से, कॉन्डम लगा के। यकीन ना हो रहा? खुद देख लो, किसी ने तो रिकॉर्ड किया था। एसआईटी ने एक बड़ी गुत्थी सुलझा ली थी। मीना का बलात्कार करने वाले विक्रांत पांडे को अरेस्ट कर लिया गया था। राजन पांडे और अजीत राठी को केस को कवर अप करने और राधे श्याम के अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। सुनील रंका भी मीना के अश्लील वीडियो बनाने के लिए और क्राइम में मदद करने के लिए अरेस्ट हुआ। अजीत राठी पर इंक्वायरी बिठाई गई है, पर मीना की मौत ने और कई क्राइम्स को एसआईटी के सामने ला दिया था। एसआईटी को अब यह पता करना था कि रेप से पहले मीना को कौन सेक्सुअली अब्यूज करता था और पद्मा का मर्डर किसने किया था और क्यों। जिस समय पद्मा का मर्डर हुआ, ये सुनील अपने मामा के यहाँ गया हुआ था दूसरे गांव में, और ये विक्रांत ये दिल्ली गया हुआ था, ये कंफर्म हो चुका है। और ये आशा और ये दीपक, ये दोनों तो पुलिस स्टेशन में ही थे। और ये उमेश, ये अपने घर पे चेन से बंधा हुआ था। और ये गजेंद्र, ये कंस्ट्रक्शन साइट पर था। तो पद्मा को मार कौन सकता है? सर, हो सकता है इनमें से किसी ने किया हो या करवाया हो जानबूझकर, और फिर अपनी लोकेशन चेंज कर दी। वैसे भी आजकल लोगों को पता ही है, पुलिस सबसे पहले चेक करती है तो सिर्फ लोकेशन ही चेक करती है। सर, ठीक है
सर, पद्मा के हाथ में मिले बाल का डीएनए गजेंद्र, आशा, सुनील, विक्रांत या मदन इनमें से किसी के भी डीएनए के साथ मैच नहीं करता। लेकिन इतना कंफर्म हुआ है कि ये बाल किसी आदमी का है। लेकिन ये आदमी है कौन? सर मैंने डम डेटा चेक किया, पद्मा की मौत के वक्त मदन के अलावा वहाँ पर एक और आदमी मौजूद था। कौन है वो? तेरे मोबाइल का इंटरनेट यूजेज चेक किया हमने। बहुत चाइल्ड पॉर्न देखता है तू, बच्चों के गंदे वीडियो। हाँ साहब, मोबाइल में फ्री में मिलता है तो हम ही थोड़े देखते हैं, सभी लोग देखता है। लेकिन पद्मा की डेड बॉडी के हाथ में जो बाल मिले हैं वो सभी के नहीं, वो तेरे हैं। और पद्मा के मर्डर के टाइम पे तेरी मोबाइल लोकेशन पद्मा के घर पे ही है। और तो और वो मीना स्कूल के रास्ते में जिस झाड़ी को पार करते हुए डरती थी, वहां भी तेरी मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुई है। तू ही था जो उसके साथ उन झाड़ियों में कुकर्म करता था। वो मदन से नहीं, तुझसे डरती थी, अपने सगे बाप से। साहब बोल। साहब हमारी बात बताते हैं। दरअसल साहब वो बच्चा वाला सब फौरन वीडियो देख देख के ना दिमाग खराब हो गया था साहब। क्या करते, कोई तो चाहिए था ना हमको, तो हमको मीना का याद आया। वैसे भी वो हमारी बेटी थी नहीं साहब, मीना और पद्मा वो असवा का कोनो चक्कर था, उससे पैदा हुई थी। यही सोच के हम उसको रास्ते में रोकना शुरू किया साहब, और पहली बार उसको झाड़ी में लेके गए। मीना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए ही आए हैं। तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आए थे, वो वही देना था। आओ ना, आओ देखो। तोहफा? हाँ आओ ना, दिखाते हैं। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए तोहफा। अरे कहे नहीं चाहिए तुमको? तुझे तोहफा देने के लिए ले जा रहा हूँ। तो ऐसे समझ लीजिए साहब कि हमको एक तरह से उसका लत लग गया था, उसके बिना मन ही नहीं लगता था। तो फिर हमारा ध्यान वो पद्मा पर गया। हमने वो राठी साहब को बोल के आशा पर दबाव बनवाया और जबरदस्ती पद्मा को अपने घर लेके गए। और फिर बापू आप चुप चुप चुप, सभी आवाज निकाली ना तो तुमको चांद से मार देंगे हम। जितना बोल रहे हैं उतना करो। इंसान नहीं है तू, जानवर है, जानवर। बल्कि जानवर भी नहीं है, वो भी अपने बच्चों पे तरस खाते हैं। लेकिन तू आगे बोल। क्या बोले साहब, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती थी ना, तो क्या करते उसके साथ? 12 साल का बच्ची थी, कुछ समझती ही नहीं थी। तो उसके साथ हमने खाली मौखिक संभोग किया, वही करवाते थे उससे। तो एक दिन हमको बिना बताए वो घर से भाग गई, तो हम डर गए साहब कि अगर वो जाके अश्वा को बता देगी तो उसका पति तो हमको जान से मार देता था। यही पता करने के लिए हम आशा के घर गए और देखे कि वो बावला उमेश का रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही थी आशा। तो हम घर में घुस गए और फिर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तुम्हारा क्या भरोसा, अगर बता दिया तुमने तब? नहीं, अगर बता दी तुमने तो हम क्या करेंगे? और फिर हमने वहीं पंखे पर उसको लटका दिया और स्टूल गिरा दिया ताकि लोगों को लगे कि वो आत्महत्या की है अपना बहन के गम में। शर्मा, मीना के रेप और पद्मा को मोलेस्ट करके उसका मर्डर करने के जुर्म में इसकी चार्जशीट तैयार करो। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं, डीएनए टेस्ट से यह कंफर्म हुआ है कि पद्मा और मीना तेरी ही बेटियां थी। मीना ने आत्महत्या भले ही अपने रेप की बात की थी जो कि विक्रांत ने किया था, लेकिन मीना का हौसला तो अपने पिता कैलाश के हाथों ही टूटना शुरू हो गया था। रेप तो मीना की गरिमा और उसके मासूम जिस्म पर आखिरी वार था और उसकी हिम्मत जवाब दे गई। लेकिन मीना की मौत से कैलाश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे 2 दिन नहीं लगे पद्मा को अपना शिकार बनाते। मीना और पद्मा की कहानी जानने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि कई बार आप अपने अपनों पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में कभी कभी लगता है कि आखिर क्या गलत किया इन मासूमों ने। जान देना कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता,
लेकिन समाधान ढूंढना बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इसलिए मैं तुझे शादी करके लाया था कि तू मुझे भूखा कर। आपने बोला था तो क्यों बहुत मत लड़ा मुझसे। इतना दहेज में तो रोटी कौड़ी लेकर नहीं आई और बोलती है कि बीवी नहीं तो नौकरानी बन के रहेगी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया एक कड़क चाय, मैं भी आता हूँ। ठीक है। चाय। दादा 2 मिनट पहले मैंने यहाँ बाइक खड़ी कर दी, कहाँ गई? मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान नहीं था। इंसान कभी कभी कुछ भयानक चीजें इतनी आसानी से कर बैठता है कि मानो उसे इस बात का अंदाजा ही ना हो कि इसका अंजाम उसे ही भुगतना पड़ेगा। अनीता के घर एक एक्सीडेंट हुआ जहां उसका पति अपनी ही गलती की वजह से मौत के घाट उतर गया। एक तरफ यह हादसा हुआ और वहीं दूसरी तरफ एक दिल दहला देने वाली घटना, जहां 2 लाशें तो मिली लेकिन उनके सर बड़ी बेरहमी से काट दिए गए थे। ऐसे ही दिल दहला देने वाले और दिमाग को उलझा देने वाले क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के केस में मैं अनूप सोनी आपका स्वागत करता हूं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सिचुएशन क्या है? सर इस तरह कुछ आइडेंटिफिकेशन मिली? किसकी बॉडीज है? सर हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्लेंट किसने की? जी हमने तो बस इतना ही देखा था, तो घबरा के हमने अपने पति को बताया तो उन्होंने आप लोग को बुला लिया। और किसी को भी आते जाते नहीं देखा? जी नहीं। ये जगह किसकी है? ये वो सनी सिंह साहब की। ठीक है, आप जा सकते। यादव, इस सनी सिंह के बारे में पता करो और इन बॉडीज के कटे हुए सरों को जल्द से जल्द ढूंढो। इस पूरे एरिया को छान मारो, देखो कुछ और मिलता है कि नहीं। जी सर। सर किसी ने 2 बहनों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। सर बैठिए।
आप ही ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? जी सर, ये दोनों हमारी बहनें हैं, चारू और माला। सुबह से पता नहीं कहाँ गायब है। हम जब इनके घर पर गए तो दरवाजा अंदर से बंद था। माला, चारू, अरे अब तक सो रही हो क्या तुम दोनों? दरवाजा खोलो भाई। माला, चारू। हमारे बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी दोनों में से किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो हमने दरवाजा तोड़वा दिया। चारू, माला, चारू, माला, चारू, जब हम अंदर गए तो अंदर कोई भी नहीं था। हम लोग आज शहर जाने वाले थे खरीदारी करने के लिए, पर पता नहीं दोनों कहाँ चली गई। आप आइए हमारे साथ। नीलू जी, हमें ये दो बॉडीज मिली हैं जिनके सर नहीं है। बॉडीज के साथ कुछ चीजें हैं, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकें तो। सर, ये तो मेरी बहनों के। लिट्टी तो कमाल की बनाई आप। थैंक यू। आ गई मैडम, ये लो। अब फटाफट से नाश्ता कर लो, फिर मुझे घर के लिए भी निकलना है। ये लो। अब देखो महारानी के नखरे कैसे शुरू होंगे। चारू दी, इस बार ना वो हल्दी वाला दूध मत देना। बचपन में मुझे जुकाम ज्यादा रहता था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर वो हल्दी वाला दूध पिलाते ही रहोगे। अच्छा, तो मैडम क्या पियेंगी आप? शहर में मिलता है ना चॉकलेट, क्या बोलते हैं उसको? हॉट चॉकलेट। अच्छा, हॉट चॉकलेट। तुझे बड़ा पता है हॉट चॉकलेट के बारे में? किसके साथ पीने गई थी? किसी के भी साथ नहीं। और क्या आप लोग किसी के साथ जाओगे तब मालूम पड़ेगा? ऐसा ना कुछ नहीं होता है। याद रखना, वकीलों से ज्यादा देर तक सच छुप नहीं सकता। क्या आप दीदी, आप भी याद रखो कि आप ना एक अच्छे वकील हो, पर एक अच्छे एक्टर नहीं। तो आप भी याद रखो कि आप भी अच्छी एक्टर नहीं हो। जब किसी के साथ डेट शेट पे जाओ ना, तो नीरू दीदी सामने से ना आके बताऊंगी। गुड, चल अब ये फाइल चेक कर, तब तक मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। नहीं। हमें माला और चारू के घर की तलाशी लेनी होगी। सुमन, लगता है चारू और माला को जबरदस्ती लेकर गए हैं। जिस तरह से सामान बिखरा हुआ है, दोनों ने काफी रेजिस्ट किया होगा अपने आप को बचाने के लिए। सर, लेकिन घर का मेन दरवाजा अंदर से बंद था और ये इकलौती खिड़की है जहां से अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी खिड़कियों पे ग्रिल लगे हुए हैं और ये खिड़की खुली हुई थी। फुटमार्क्स। ये जो कोई भी था इसी खिड़की से बाहर आया होगा। एविडेंस है
एरिया को सील कर। राइट सर। माँ बैठो, मैं आता हूँ। बैठो, मैं आता हूँ। साहब मैं जीतू हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। चारू और माला के बारे में कुछ पता चला? क्या वो 2 लाशें उन्हीं की थी? अभी फिलहाल छानबीन चल रही है। तो जानते हो उनके बारे में? साहब कल रात तकरीबन 11 बजे चारू घर पे आई थी चीनी लेने के लिए। उसने कहा कि उसे देर रात तक काम करते हुए चाय पीने की आदत है। तब तो सब कुछ नॉर्मल था सर, और आज सुबह अचानक से ये सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला। कभी कुछ अजीब देखा या सुना हो? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। सर ये देखिए, यहाँ पर कुछ है। आपके बाइक की कोई ऐसी निशानी जिससे उसे पहचाना जा सके? क्योंकि चोरी करने वाले सबसे पहले नंबर प्लेट चेंज करते हैं। जी मेरी बाइक के पीछे साइड में थोड़ा सा डेंट और आगे खोपड़ी का स्टिकर लगा हुआ है। आप घर जाइए, बाइक के बारे में कुछ भी पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म करें। कहाँ मिले? यहाँ फेंके हुए थे सर, पर यह समझ में नहीं आया कि सिर्फ सिर काट कर क्यों फेंके। यादव, एविडेंस हो सकता है, बैग में डालो। जी सर। ये हाथ में मार्क्स देख रहे हैं आप? इन्हें देखकर लगता है जैसे खूनी दोनों बॉडीज की और भी बॉडी पार्ट्स को काटना चाहता था। ये कट देखिए, काफी गहरे हैं, एज इफ उन्होंने हाथ काटना ऑलमोस्ट मैनेज कर लिया। और वो जो दूसरी वाली बॉडी है ना, उसकी थाई पे बहुत ज्यादा वार किया गया। ऐसा लगता है जैसे खूनी उन्हें काटना तो चाहता था, लेकिन शायद हथियार उतना शार्प नहीं रहा होगा, इसलिए उन्हें काटने में देर लग रही होगी। अगर किलर बॉडी पार्ट्स काटना चाहता था तो उसने अपना काम अधूरा क्यों छोड़ दिया? कुछ तो जरूर हुआ होगा वहां। सर मैंने गांव में दोनों बहनों के बारे में पूछताछ की, काफी क्रांतिकारी थी दोनों। गांव में बहुत सारे लोगों पे केस किए थे उन्होंने, लेकिन गरीब लोग के लिए फ्री में लड़ती थी। काफी लोग परेशान थे उन दोनों से। अब तो काफी दुश्मन हुए दोनों। इन सारे केसेस की लिस्ट निकाल। जी सर। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए बैठिए। मुझे तो अभी तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि कोई मेरी बहनों के साथ ऐसा कर सकता है। सर वैसे मुझे एक आदमी पे थोड़ा सा शक है, सोचा आपको बता दूं। खुल के बताइए। सर वो चारू का पति ब्रिजेश, वैसे ये दोनों साथ नहीं रहते थे, पर इनका डिवोर्स भी नहीं हुआ था। ब्रिजेश किसी भी हाल में डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था। चारू अपना केस खुद ही लड़ रही थी। मैं अपने हक के पैसे लेके रहूंगी ब्रिजेश। पर तुझे किसने बोल दिया मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा? आज तक मेरे पैसों पे पलने वाली आज मुझे ही ऐड दिखा रही है। अपनी लिमिट क्रॉस मत करो ब्रिजेश। नहीं तो क्या करेंगे? हाँ क्या? एक और बार हाथ उठाया ना तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा करूंगी। तुम्हारे वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, समझे? हाँ, इन्हें एक आध बार उसे चांटा मारा होगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसका खून कर सकता हूँ। मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। उसके साथ किसी ने ऐसा किया ये सोच के भी मेरा खून खौलता है। पता नहीं मैं खुद को कभी माफ कर भी पाऊंगा या नहीं। कल रात को आप कहाँ? कल रात को मैं अपने शहर वाले अपार्टमेंट में था, सफाई करवाने गया था। लेट हो गया तो वहीं रुक गया। वैसे ब्रिजेश जी, ये चश्मा हमें घर के बाहर में कहीं आपका तो नहीं? नहीं सर, ये मेरा नहीं है। ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती आप कहीं शहर के बाहर नहीं जाएंगे। ये ब्रिजेश मुझे कुछ गड़बड़ लगा, इसका स्टेटमेंट वेरीफाई करा। जी सर।
मैं इसकी पर्सनल हिस्ट्री निकलवाता हूँ। जिगर, मम्मी पापा कहाँ हैं? वो 2-3 दिन के लिए चाचा के घर पे गए। लेकिन हुआ क्या है दीदी? जिगर, अजीत मुझे दारू के नशे में बहुत मार रहा था। उसके हाथ में चाकू था। मार डालूंगा मैं। अजीत, 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 मैंने कुछ नहीं किया जिगर। अजीत मर गया। शांत हो जा। इसके बारे में किस किस को पता है? आगे से जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना। एक तरफ अनीता थी जिससे गलती से अपने पति अजीत की हत्या हो गई थी, और दूसरी तरफ पुलिस एक ऐसा केस सॉल्व कर रही थी जिसमें किसी भी जगह से, कहीं से भी उन्हें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। चारू और माला दोनों वकील थी, और वकीलों के तो अक्सर कई दुश्मन होते हैं। ऐसे में पुलिस उनके कातिल तक पहुंचे भी तो कैसे। चारू और माला ने काफी लोगों के खिलाफ केस फाइल करके रखे थे। काफी दुश्मन थे दोनों के। सर, और चारू और माला की लाश हमें जिस जगह मिली, उस जगह के मालिक सनी सिंह के खिलाफ भी दोनों बहनों ने केस की थी, इल्लीगल माइनिंग के लिए। एक एनजीओ की तरफ से सनी सिंह के खिलाफ केस लड़ रही थी। उठा के लेके आओ सनी सिंह को। सर, मैं सनी सिंह से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वो काफ़ी दिनों से दिल्ली गया हुआ है। मैंने उसे कॉल करके इन 2 मर्डर्स के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसका कहना है कि उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट जो केस एनजीओ ने किया था वो भी एनजीओ वापस ले रहा है, क्योंकि सारा काम लीगली चल रहा है। लेकिन फिर भी उससे कहो केस के सिलसिले में मिलना बहुत जरूरी, जितनी जल्दी हो सके वापस आए। सर, जिस रात चारू और माला की हत्या हुई थी, उस रात चारू का पति ब्रिजेश अपने शहर वाले मकान पर ही था। हमने उस अपार्टमेंट के वॉचमैन और पड़ोसी से भी वेरीफाई किया है। सर, ये एक और नई फाइल मिली है। चारू और माला एक और केस लड़ रही थी, किसी निर्मला जनरल स्टोर्स के खिलाफ। दुकानदार का नाम है सुखीलाल। किसी दीनू नाम के आदमी के लिए केस लड़ रही थी। एक काम कर, चारू और माला जिन जिन लोगों के खिलाफ केस लड़ रही थी उनकी एक लिस्ट बनाओ, एक एक करके सबसे मिलते हैं। शुरुआत इस निर्मला जनरल स्टोर से करते हैं। दीनू को फोन करके कहो कि दुकान के पास आकर मिले। जी सर। जी साहब, हमने सुखीलाल पे केस किया था, और साहब इसी वजह से एक दिन चारू दीदी, माला दीदी और सुखीलाल के बीच में काफी नोकझोंक भी हो गई थी। आप ऐसे कैसे सरकारी राशन ऊंचे दाम में बेच सकते हैं? राशन ब्लैक करना जुर्म है, आपको पता है ना? ऐसे में तो गरीब इंसान भूखा ही मरेगा ना। मेरी दुकान, मेरा सामान, मैं सामान ब्लैक में बेचूं या व्हाइट में? सेटलमेंट करो और खत्म करो इसे। सेटलमेंट करने से तुम्हारी नीयत नहीं बदलेगी। इस बार तैयार रहना इस केस को हारने के लिए। अरे इससे घटिया आदमी हम आज तक नहीं देखे। चुप करते, समझा? लेडीज है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, वरना तुझे तो मैं अपनी भाषा में समझाता। धमकी किसको दे रहे हैं आप? अब तो आप देखिए सुखीलाल जी, अब तो ना आपको दिन में तारे दिखा के छोड़ेंगे हम। पर मेहरबानी करके आप हमारा नाम मत लेना साहब, वरना ये सुखीलाल पता नहीं हमारा क्या आसरा करेगा। तुम घबराओ मत, जा सकते हैं। जी साहब। साहब, मैं छोटा मोटा घपला कर सकता हूँ धंधे में, लेकिन किसी का खून नहीं। हाँ, वो उस दिन कोर्ट के बाहर हमारा झगड़ा जरूर हुआ था, वो बात ही नहीं मान रहे थे। छोटी मोटी नोकझोंक तो लगी रहती है, उतनी सी बात के लिए किसी का खून, उनके जाने का दुख तो हमें भी है साहब। ठीक है, दोबारा जरूरत पड़ेगी तो पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। जी, कभी भी बुलाइए। थोड़े चने मिल सकता है? थैली नहीं है? बड़ी है। बड़ी चलेगी ना? 20 के दे दूं? हाँ, 20 के चलेंगे। ये लीजिए। शुक्रिया।
एक मिनट रुक 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 रुक। यादव, ये ज्वेलरी शॉप के ऊपर सीसीटीवी कैमरा है और यहीं आसपास चारू और माला का घर भी है। इसकी फुटेज निकालो। जी सर। सुमन, लिस्ट में नेक्स्ट कौन है जिनके खिलाफ चारू और माला केस लड़ रही थी? सर, सोमा नाम का एक किसान है जिसके ऊपर कलावती ने केस किया था। चारू और माला उनकी वकील थी। चलो मिलते हैं उनसे। सोमा। जी साहब, क्या हुआ? फोन हुआ चारू और माला का। जानते थे उन्हें? कल रात कहाँ थे? साहब, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कल रात में गया था उनसे मिलने। डिटेल में बताओ। मैं इतना अमीर किसान नहीं हूँ चारू बहन कि किसी वकील पे खर्चा कर सकूँ, और इस बार तो फसल भी कम हुई है। किसी तरह ये केस बंद हो जाए, ऐसा कुछ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुमने कलावती यादव के खेत में 20 मीटर अंदर तक कब्जा किया हुआ है। क्या तुम ये जानते हो कि वो तुमसे भी ज्यादा गरीब किसान है? तुम्हारी इस ज्यादागिरी की वजह से उसे कितना नुकसान हुआ है, तुम्हें कुछ एहसास भी है इस चीज का? अगर इतनी चिंता है तो जमीन वापस लौटा दूं, क्योंकि ये केस तो हम जीत के रहेंगे। फिर मैं वापस घर चला आया। आप सुनार की दुकान के चौकीदार अल्ताफ से भी बात कर सकते हैं, वो पूरी रात वहीं रहता है। मैंने वापस आती बार उससे बात भी की थी। सर, मैंने ज्वेलरी स्टोर के गार्ड अल्ताफ से बात की। उसने बताया कि रात को तकरीबन 10:15 बजे उसने सोमा को जाते हुए देखा था और करीब 10:30 बजे वापस आते हुए भी देखा था। उन दोनों के बीच कुछ कैजुअल बातें भी हुई थी। और पड़ोसी जीतू का कहना है कि तकरीबन 11 बजे चारू चीनी मांगने आई थी। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ 11 बजे के बाद ही। सर, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक चारू और माला की हत्या 11 से 12 के बीच में हुई थी। सर, वो मेरे पति। आप पहले शांत हो जाइए, पानी पीजिए और सोच के अच्छे से बताइए आपके पति के साथ क्या हुआ है। सर, वो मेरे पति दारू के नशे में थे, वो गिर गए। मतलब उन्हें चोट आई है? सर, उनको सर में चोट आई थी और वो मर गए। क्या? सर, मेरे पति को मेरे भाई जिगर ने मार डाला। सर, कहिए। मुझे आपसे माला के बारे में कुछ बात करनी थी। कहिए। मैं माला की दोस्त हूँ। कुछ ही दिन पहले मैंने माला से ये बुक ली थी पढ़ने के लिए, और मैंने आज ही से पढ़ना शुरू किया है, और इसमें से मुझे ये मिला। इसकी शर्ट पे किसी कंपनी का लोगो है, पता करो कौन सी कंपनी। सर, माला मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसने मुझे कभी भी इस लड़के के बारे में नहीं बताया। इस इंफॉर्मेशन के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस पारस के बारे में पता कर, उठा के लेके वैसे। जी सर। थाने चलेगा या यहीं पूछताछ करूं? भागने की कोशिश भी मत करना, बहुत बुरा हाल करूं। चुपचाप गाड़ी में बैठ। चल, ले चलो। ये सब नाटक यहाँ नहीं चलेगा। माला के साथ क्या रिश्ता था तेरा? सर, मैं माला से बहुत प्यार करता था। सुनो ना पारस, हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? हमारे पापा और मेरी बहन से डर डर के। बस तू हाँ कर दे माला, फिर तेरे पापा और मेरी बहन दोनों से डरना बंद। असली डायमंड है। असली डायमंड तो तू है। जिससे इतना प्यार करते थे उसका खून हो जाता है, उसकी खबर तक नहीं लेनी चाहिए।
पुलिस से मिलने क्यों नहीं आए? सर वो मैं बहुत डर गया था। वैसे भी मैं और माला छुप छुप कर मिलते थे और चारू दीदी को भी हमारे बारे में कुछ नहीं पता था। डर क्यों गया था? खून तूने किया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। और सर जिस रात खून हुआ था उस रात मैं शहर गया हुआ था, होटल में भी रुका था, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। चारू और माला का फोन गायब है। आखिरी बार माला के नंबर पे कब फोन किया था? सर दरअसल वो और मैं उसके एक दूसरे फ़ोन पर बात करते थे। वो एक सीक्रेट नंबर था और वो हमेशा अपने अलमारी के चोर खाने में उसे छुपा के रखती थी। हमेशा वही कॉल करती थी सर। चारू का घर चेक करो और सीक्रेट मोबाइल के बारे में पता करो। जी सर। कवर्ड में सीक्रेट ड्रॉवर था, उसमें से मिला। इसमें तो सिर्फ पारस के मैसेजेस और एक अननोन नंबर से मैसेजेस और कॉल्स हैं। सर मुझे लगता है कोई लड़का माला को परेशान करता था और माला ने बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी उसे मैसेज के थ्रू। फिर भी उस लड़के ने माला से फ्लर्ट करना बंद नहीं किया था। लेकिन ये नंबर तो सिर्फ पारस के पास था। सर फॉरेंसिक लैब से फोन आया था, हमें उनसे मिलने के लिए जाना होगा। आइए सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आपने मुझे जो सुखीलाल की दुकान से बैग लाकर दी थी मैच कराने के लिए, उसके बारे में है। और रिपोर्ट ये है कि जिस बैग में चारू और माला के सिर मिले थे वो बैग और सुखीलाल की दुकान वाली बैग दोनों आपस में मैच कर रही है। ये देखिए, उन दोनों बैग्स को मैंने हाई इंटेंसिटी एक्सरे बीम से मैच करा कर देखा। दोनों सैंपल वर्चुअली आइडेंटिकल हैं। और हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चारू की खिड़की के बाहर जो हमें शू प्रिंट्स मिले थे, उसके ग्रिप के डिजाइन में फर्क है। माइनर डिफरेंस है बट है। ये तभी हो सकता है जब मोची से ठीक करवाते वक्त ये टैंपर हुआ या फिर ये बुरी तरह से घिस गया। तो इस एरिया के जितने भी मोची हैं उनसे पूछताछ करो और ये पारस और माला जिस नंबर से सीक्रेटली बातचीत किया करते थे, पता करो ये नंबर और किस किस के पास है और इस पारस पे नजर रखो, इसकी हिस्ट्री निकालो। ओके राइट सर। और यादव सर, सबसे पहले सुखीलाल से मिलता है। चेक करो। क्या हुआ साहब? क्या ढूंढ रहे हो साहब? अरे साहब किराने की दुकान है ये, खाने पीने के सामान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। अभी पता चल जाएगा। सर ये देखिए, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म भी बेचते हो? गाड़ी में बिठा उसे, लेके आओ। चल साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये ऐसे नहीं बोले, इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो जब तक ये सच ना उगले। साहब सर पूरी एरिया में सिर्फ 3 मोची हैं। से पूछताछ की तो एक बात पता चली। क्या? सर ये जो जीतू शुक्ला है, चारू का नेबर, जिसने हमें बताया था कि चारू उसके घर पे रात के 11 बजे गई थी चीनी लेने के लिए, उसने अपने जूते रिपेयर करवाए थे 2 दिन पहले। इस जूतों की छानबीन कर। जी सर। सर एक और बात, दोनों बहनों की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई। मैंने चेक किया तो पता चला कि माला को अल्ताफ मैसेजेस करके परेशान करता था। अल्ताफ को? वो ज्वेलरी शॉप वाला वॉचमैन? जी सर। हाँ साहब, मैं उसको मैसेजेस करता था क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद थी। मैं उसको बहुत प्यार करता था साहब। मैं उसको नहीं मार सकता। आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख लो, मैं पूरी रात वहीं पे था। सर आपने जो हमें नंबर दिया था हमने उसे ट्रैक कर लिया, हम उसी का पीछा कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे यहाँ से जाना नहीं चाहिए। अपने जीजा का खून करके भागा है। ओके सर। सर ट्रैकिंग से पता चल रहा है कि जिगर आगे वाली बस में ट्रेवल कर रहा है।
जीतू शुक्ला के पीछे मैंने एक इन्फॉर्मर लगा रखा था। उसने इन्फॉर्मेशन दी कि जीतू शुक्ला की एक एक्स वाइफ और एक बच्चा है। उसका बच्चा उसकी एक्स वाइफ की कस्टडी में और जीतू ने अपना एक्स वाइफ के खिलाफ कंप्लेन फाइल की ताकि वो अपने बच्चे की कस्टडी ले सके। लेकिन इस केस का हमारे केस से क्या लेना देना? सर, मेरे इन्फॉर्मर ने जीतू के पड़ोसियों से बात की तो पता चला कि जीतू की वाइफ का केस चारू और माला लड़ रही थी और जीतू की वाइफ के घर चारू और माला का काफी आना जाना। तब तो उनसे मिलना पड़ेगा। चल। आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। क्या तुम्हें पता था कि चारू और माला तुम्हारे खिलाफ केस लड़ने वाली थी? जी सब पता था। मेरा उनके साथ झगड़ा भी हुआ था। क्या करने आए हो तुम यहाँ? तुमसे मतलब है तुम अपनी बीवी को गलत सलत दवाइयाँ खिला के उसको बनाना चाहते हो ना? पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं अपने बेटे की कस्टडी लेके रहूंगा। मैं भी देखती हूँ तुम ये केस कैसे जीतते हो। चलो। मानता हूँ साहब की मुझसे गलती हुई, लेकिन ये सब मैंने अपने बेटे के लिए किया। साहब मैं अपने बेटे के साथ प्यार से शांति से जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं क्यों ऐसा करूंगा? सर, ये सारे जूते ले जाता हूँ, फॉरेंसिक लैब में भेज देंगे शूप्रिंट मैच के लिए। जीतू, कहीं जाना मत, तुम्हें थाने कभी भी बुला सकते। लग तो सेम ही रहा है। यस सर, बिल्कुल सेम लग रहा है। और अगर जीतू को पूछेंगे तो बोलेगा उसकी नहीं है। मेरे पास एक टेक्निक है। इस चश्मे को ले जाकर जीतू को पहनाकर एक फोटो क्लिक करके ले आइए। हम टेस्ट करके पता लगाएंगे कि आंखों से चश्मे का डिस्टेंस दोनों फोटो में सेम है या अलग अलग है। और एक और बात, ऐसा लग रहा है कि ये चश्मे नंबर वाले हैं। पता लगाइए कि जीतू के चश्मे का नंबर है या नहीं, और अगर है तो कितना है। सर, रात को 10:15 बजे सोमा यहाँ से गुजरता है और फिर 10:30 बजे वापस आता है। सर, फिर कुछ देर अल्ताफ से बात करते हैं। ये अल्ताफ है, इसने ठंड के मारे शॉल ओढ़ी हुई है। थोड़ा फॉरवर्ड कर, थोड़ा पीछे। एक मिनट, यहाँ पॉज। और अल्ताफ, और ठंड है ना, शॉल पहनते हो, जूता नहीं? अब मेरे पास जूते नहीं है, मैं जूते नहीं पहनता। पक्का? मैंने कभी जूते पहने ही नहीं है। नहीं पहने? गाड़ी में बैठो। चल। साहब, मैंने क्या किया साहब? तेरी सीसीटीवी फुटेज देख। अपनी जगह जिस इंसान को तूने बिठा के रखा था ना, उसने पूरी रात शॉल तो पहनी हुई, साथ में उसने जूते भी पहने। चल उठ। कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है लोगों ने। सर, अगर अल्ताफ उस रात यहाँ नहीं था तो कोई और भी है जो हमसे झूठ बोल रहा है। अनीता जी, और कितना झूठ बोलेंगी आप? सर, मैं कुछ समझी नहीं। ये तो मेरा भाई जिगर है, पर सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज है जिस वक्त आपने बोला था कि आपका भाई आपके पति को मारकर भागा था। मैं सब सच बताती हूँ, सच बताती हूँ। मार डालूंगा मैं। सर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो एक एक्सीडेंट था, मेरी कोई गलती नहीं है। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। जीतू की शू प्रिंट और चारू की खिड़की के नीचे मिला हुआ शू प्रिंट एक दूसरे से 80% मैच कर। और एक बात सर,
जीतू के चश्मे वाले फोटो के जरिए इंटरपिपुलरी डिस्टेंस को मैच करके देखा और जीतू की आंखों के नंबर की इंफॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि वो चश्मा जीतू के होने के पूरे चांसेस हैं। उठा के लेके उस जीतू। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए। साहब मैंने कुछ नहीं किया है, आप क्यों तमाशा मत कर जीतू, चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। मैंने कुछ नहीं किया, आप ऐसे कैसे मुझे पकड़ के लेके जा सकते हो? हम बिना वजह कुछ नहीं करते, बैठाओ इसे। अरे सर मेरी बात तो ये बाइक चेक करो, नंबर वही है। सर ये तो वही गाड़ी है जो ढाबे से चोरी हुई थी। बाइक तो मिल गया, लेकिन इसे चोरी करके यहाँ रखा किसने? पास देखो, कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज है? सर सामने की तरफ सीसीटीवी है, केसिंग इस तरफ की है। फुटेज पता कर सर। पुलिस के शक के घेरे में तो कई लोग थे, लेकिन अब भी पुलिस के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं थे। हो सकता है कि ब्रजेश झूठ बोल रहा हो या फिर पारस की कहानी झूठी हो सकता है कि वो लोग सच बोल रहे हैं और जीतू झूठ बोल रहा हो कि चारू रात को चीनी मांगने आई थी। इसमें सोमा के बचने के चांसेस भी बहुत हैं, क्योंकि किडनैपिंग के समय वो सीसीटीवी के पास से गुजरा था। इस मायाजाल में फंसने से अपने आप को रोकना पुलिस के लिए काफी मुश्किल का काम हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो मिसिंग है। इतने सारे अलग अलग एविडेंसेस हैं। इतने लोगों को रिमांड पर लिया पर समझ में नहीं आ रहा है कि खूनी कौन है। और एविडेंसेस भी ऐसे हैं जो ठोस जानकारी नहीं दे। अगर कातिल पकड़ा भी जाता है और हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं हुआ तो इन एविडेंसेस की बिना पे वो छूट जाएगा, अनलेस वो खुद ही कबूल कर ले कि खून उसने किया। और सिर्फ इतने ही लोग नहीं, पारस और ब्रजेश भी शक के दायरे में आते हैं, क्योंकि ब्रजेश चारू और पारस माला का मिस्टीरियस रिलेशनशिप था। अंधेरे में तीर चला, लेकिन अगर निशाने पे लग गया ना तो कमाल हो जाए। क्या मतलब सर? शुरुआत से शुरू कर। जिस रात चारू और माला का मर्डर हुआ, उस रात हमारे एरिया में, हमारे आसपास के एरिया में कौन कौन से क्राइम हुए थे? हो सकता है कोई क्रॉस कनेक्शन लग जाए। फिर भी एक केस में एक मकान मालिक ने अपने किराएदार को घर से बाहर निकाल दिया था टर्म खत्म होने से पहले। दूसरे केस में हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था एक गोए आदमी का, कार ड्राइव करते हुए। तीसरे केस में एक महिला ने अपने ही भाई पर आरोप लगाया था कि उसके भाई ने उसके पति की हत्या की। और सर लास्ट में एक चाय के ढाबे पर कुछ ही मिनटों में एक आदमी की बाइक चोरी की गई। हाँ सर, ये लास्ट वाला क्राइम हमारे मर्डर साइट के नजदीक में हुआ था। इन सारे केसेस को दोबारा, खास करके ये लास्ट वाला केस, पता करो ये चोर कौन। वैसे तो 2 केसेस हमारे थाने के और बाकी के 2 पास के बिजौर गांव, जिसकी इंक्वायरी भी आई। पीआई चंदन सिंह और पीएसआई सतीश इस केस की इंक्वायरी कर। सर, पास के बिजौर गांव से सब इंस्पेक्टर सतीश दुबे आए हैं किसी केस के सिलसिले में। बिजौर? ये फुटेज आपको कब मिली? सर अभी थोड़ी देर पहले। इस दूसरी बाइक का नंबर पता करो और ये भी पता करो ये रहता क्या। सर साहब, कोई चालाकी नहीं। चलो दीवार की तरफ हो, दीवार की तरफ हो। सर ये तो वही लड़का है, जिगर। अंकिता के केस में हमें इसकी तलाश है। ये देख, यही है। जी सर। दोनों को थाने लेके चलो, अटकड़ी तरफ। क्या अनीता के केस का इन दोनों बहनों के केस से कोई संबंध था, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि ये दोनों केसेस जुड़ने वाले थे? पुलिस इन केसेस को सुलझाने में लगी थी, पर क्या कोई चीज इनमें छिपी धुंधली सच्चाई को साफ तौर पर नजर में ला सकती थी? दोनों केसेस की छानबीन ऐसे कौन से राज खोलेगी कि जिससे पुलिस की मुश्किल आसान हो सके? थैंक यू इंस्पेक्टर। देखो मैंने इंस्पेक्टर चंदन सिंह से बात की। उन्होंने हमें बताया कि तुमने जो कुछ भी किया अपनी बहन को बचाने के लिए,
तुम्हारी बहन अगर निर्दोष होगी तो वो छूट जाएगी। लेकिन मुझे एक चीज बता, जब उस रात तुम भागे, रात से लेकर सुबह तक, जब तक तुमने बाइक चोरी की, तब तक तुम कहाँ थे? सर मैं जहाँ था, मैंने जो कुछ भी देखा, उसके बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई सर। ऐसा क्या देखा, ठीक से बताओ। किसने मारा दोनों लड़कियों? चेहरा देखा? नहीं सर, मैं नहीं जानता। 3 लोग थे? नहीं सर, ज्यादा थे। और फिर थोड़ी दूर जाकर मैंने वो बाइक कहीं रास्ते में साइड में लगा दी और अपने दोस्त को फ़ोन कर कर बुलाया मुझे ले जाने के लिए। सर शायद एक और आदमी था। अब ये कौन हो सकता है? अब सच बताएगा? चारुदी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बोल। अब वो ना, मुझे आपको किसी से मिलवाना था। देर आए दुरुस्त आए। वैसे नाम क्या है जनाब का? अरे इतनी रात गए कौन है? तो रुक मैं देख के आती हूँ। जीतू, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? छोड़! 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 क्या कर रहे हो चारुदी? पहले से ही प्लान था ना इस। अल्ताफ ने अपनी जगह सीसीटीवी के सामने किसी और को बिठा दिया, शॉल उड़ा के, और फिर ज्वेलरी शॉप के सामने से ये सोमा गुजरा ताकि सीसीटीवी कैमरा में इसकी फुटेज आ जाए और ये सेफ हो जाए। उसके थोड़ी देर बाद वो भी मेरी खान में आ गया। बाकी के लोग पहले ही पहुंच चुके थे, मैं जानना नहीं चाहता था वहां पर। मैं बस ये देखना चाहता था कि मेरे प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं, तो इसलिए मैं भी वहां चला गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आखिरकार पुलिस सभी कातिलों को पकड़ने में कामयाब हो गई। सोमा, अल्ताफ, सुखीलाल और सनी सिंह के पास चारू और माला को मारने के लिए अपनी अपनी वजह थी, लेकिन किसी को मौत के घाट उतारने के लिए कोई भी वजह वाजिब नहीं होती। एक 19 साल का लड़का जिगर जो अपनी बहन अनीता को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसकी वजह से चारू और माला को इंसाफ मिला। सोमा, अल्ताफ, सुखीलाल और सनी सिंह सब ने मिलकर चारू और माला से मिलने का प्लान बनाया
और दोनों बहनों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, जबकि ये दोनों लड़कियां तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। समाज में गंदगी साफ करने वालों के साथ हमेशा इंसाफ नहीं होता। हमें देखना होगा कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हम इंसानों को इस हद तक गिरा सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। जय हिंद।